सो हेलो एवरीवन। आज हम डिस्कस कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 41 फ्रॉम द बुक समीर बंसल एंड द चैप्टर इज प्रोबेबिलिटी। इस क्वेश्चन में बोला गया है फॉर एनी टू इंडिपेंडेंट इवेंट्स ए एंड बी इन सैंपल स्पेस व्हिच ऑफ द ऑप्शन इज करेक्ट, वी हैव टू चेक। सो इंडिपेंडेंट इवेंट्स, ये बहुत बड़ा स्टेटमेंट हो गया। इंडिपेंडेंट इवेंट्स मतलब पी ए इंटरसेक्शन बी का वैल्यू हो जाएगा प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। मतलब बी का होना या ना होना ए पे इतना डिपेंड, ए पे फर्क नहीं पड़ेगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए पे फर्क नहीं पड़ेगा। तो ऑप्शन ए में बोला गया है प्रोबेबिलिटी ऑफ ए अपॉन बी, ये हमें निकालना है। सो मैं बोल सकता हूँ दिस विल बी इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए, क्योंकि बी द प्रोबेबिलिटी ऑफ ए विच विल नॉट डिपेंड ऑन कि बी पहले हुआ है या बी बाद में हुआ है। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए ही रहेगा, चाहे बी पहले हो चाहे बी बाद में हो। तो ऑप्शन ए तो रॉन्ग हो गया। ऑप्शन बी में क्या बोला गया है? ऑप्शन बी में बोला गया है प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी बार, मतलब अगर वेन डायग्राम से देखा जाए तो ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट, ए का इंटरसेक्शन लेना है बी कॉम्प्लीमेंट के साथ, तो ये वाला पार्ट आएगा विच कैन बी रिटन एज प्रोबेबिलिटी ऑफ ए माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। दिस शुड बी ट्रू बट यहाँ पे लिखा है डज नॉट होल्ड, तो बी ऑप्शन भी गलत हो गया। सी ऑप्शन में बोला गया है प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी, तो इसको निकालने के लिए बोल सकता हूँ पी ऑफ ए प्लस पी ऑफ बी माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। और ए इंटरसेक्शन बी को हम क्या बोलेंगे? ए इंटरसेक्शन बी को बोलेंगे पी ऑफ ए इंटू पी ऑफ बी। अगर मैं पी ऑफ ए कॉमन ले लूँ इन दोनों में से तो आएगा पी ऑफ ए इंटू वन माइनस पी बी प्लस पी बी। ठीक है, तो वन माइनस पी बी को बोल सकते हैं, क्या बोल सकते हैं इसको? पी बी का कॉम्प्लीमेंट। ठीक है, और पी बी को हम क्या ले सकते हैं? पी बी को हम ले सकते हैं नेगेटिव ऑफ वन माइनस पी बी प्लस वन। तो इससे क्या आएगा हमारे पास, देखते हैं। तो ये हो गया पी ऑफ ए इंटू पी ऑफ बी कॉम्प्लीमेंट माइनस पी ऑफ बी कॉम्प्लीमेंट प्लस वन। पी ऑफ बी कॉम्प्लीमेंट कॉमन ले लेते हैं, तो अंदर क्या बचेगा? पी ऑफ ए माइनस वन प्लस वन। ये क्या आ गया? पी ऑफ ए माइनस वन को क्या लिखेंगे? नेगेटिव ऑफ पी ए कॉम्प्लीमेंट प्लस वन। तो ये टोटल आ गया वन माइनस पी ए कॉम्प्लीमेंट इंटू पी बी कॉम्प्लीमेंट। दिस इज पी ए यूनियन बी, राइट। तो दिस शुड बी आवर आंसर, जो कि है हमारा सी ऑप्शन। तो सी ऑप्शन विल बी द करेक्ट आंसर because A and B are independent. Now the next question we'll do, that is question number 42 में क्या बोला गया? 42 says we have 13 cards. We have to draw 13 cards from a pack of 52 cards. The probability that exactly 8 of those 13 cards are of the same suit. ठीक है, तो probability निकालना है कि जो 8 cards हमने निकाले 13 में से वो सेम सूट के होंगे। तो पहले हम टोटल प्रोबेबिलिटी टोटल नंबर ऑफ वेज देख लेते हैं। तो टोटल नंबर ऑफ वेज है हमारे पास 52C3। 52 में से 13 कार्ड्स निकालने हैं, सिंपल सी बात है कि 52C3 टोटल नंबर ऑफ वेज होंगे। नाउ अब हमें 8 जो कार्ड्स चाहिए वो सेम सूट के चाहिए। हमारे पास कितने सूट्स हैं? 4। तो 4 में से पहले एक सूट सेलेक्ट कर लो जो हमें चाहिए। उस सूट में 13 कार्ड्स हैं, 13 कार्ड्स हैं, और 13 में से वी हैव टू चूज 8 कार्ड्स। तो 13 हमारे निकल गए 52 में से, तो बचे कितने? 39 कार्ड्स। अब 39 में से हमें टोटल तो 13 सेलेक्ट करने थे, लेकिन हमने 8 चूज कर लिए सेम सूट के। बाकी जो 4 है वो किसी भी सूट के भी हो सकते हैं, तो वो हो जाएंगे 39C4। तो ये हो जाएगा हमारा प्रोबेबिलिटी। 4C1 एक सूट सेलेक्ट करने के लिए 4 में से, 13C8 पर्टिकुलर सूट सेलेक्ट किया, उसमें से 8 कार्ड सेलेक्ट किए, बाकी रिमेनिंग 4 जो है वो किसी भी कार्ड के हो सकते हैं। 39C4 डिवाइडेड बाय 52C3 द टोटल नंबर ऑफ वेज। तो इसमें ऑप्शन बी विल बी द करेक्ट आंसर, राइट। So the next question is question number, so question number 47 में बोला गया है two events A and B are defined on the experiment performance. It is given that P A union B is 0.7, P A union B complement is 0.9, then find value of P A. तो वेन डायग्राम की हेल्प से इसको बहुत आसानी से कर सकते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल P A union B ये दिया हुआ है 0.7। P A union B को ये भी ले सकते हैं P of A प्लस P of B माइनस पी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। अगर बात की जाए पी ए यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट की, तो अगर हम वेन डायग्राम बनाए ए यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट के लिए, तो दिस इज ए, दिस इज बी,
बी कॉम्प्लीमेंट का मतलब बी के बाहर वाला पूरा पार्ट और ए का मतलब ए पूरा। तो ए यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट करेंगे तो हमें कौन सा पार्ट मिलेगा, बाहर वाला पार्ट तो मिलेगा ही बी के जो बाहर है, इसके अलावा ए वाला पूरा पार्ट मिलेगा। तो हमें क्या बचेगा, हम बोल सकते हैं प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू टोटल प्रोबेबिलिटी 1 माइनस बी वाला पार्ट हटा देते हैं, बी वाला पार्ट हटाना है लेकिन ये वाला काउंट करना है विच इज ए इंटरसेक्शन बी। तो पूरे में से बी हटा दिया लेकिन ए इंटरसेक्शन बी काउंट कर लिया। इसका वैल्यू दिया हुआ है 0.9। तो हमारे पास दो इक्वेशन हो गए, एक इक्वेशन ये हो गया, दूसरा ये हो गया। अगर मैं 1 और 2 को ऐड करूँ मुझे क्या मिलेगा, मुझे मिलेगा 0.7 प्लस 0.9 इज इक्वल टू पी ऑफ बी कैंसिल हो जाएगा दोनों को ऐड करने से और ए इंटरसेक्शन बी भी कैंसिल हो जाएगा, बचेगा क्या 1 प्लस पी। तो मैं बोल सकता हूँ पी ए इज इक्वल टू 0.7 प्लस 0.9 माइनस 1 दैट इज 0.6। तो पी ऑफ ए आ गया हमारे पास 0.6। ऑप्शन बी इज द करेक्ट। सो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 40। तो क्वेश्चन नंबर 44 में बोला गया है द probability that a visit to primary care physician's office results in neither lab work nor referred to a specialist is 35% and 40% require lab work. The chance that a visit to a primary care physician's office results in both lab work and referred to a specialist. तो इस क्वेश्चन में क्या क्या दिया हुआ है वो देख लेते हैं पहले। तो नाइदर लैब वर्क नॉट टू रिफर टू स्पेशलिस्ट, इसका प्रोबेबिलिटी 35% है, मतलब 0.35 है। तो इसका मतलब है कि प्रोबेबिलिटी लेट्स से ए बोल देता हूँ कि वो लैब वर्क जाने वाले हैं, ए का मतलब लैब वर्क और दूसरा रिफर टू स्पेशलिस्ट। सो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी इसका कॉम्प्लीमेंट, इसकी प्रोबेबिलिटी दी हुई है 0.35। तो मैं बोल सकता हूँ प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी कितना है 0.65, ये हमें दिया हुआ है। उसके अलावा वी हैव गिवन लैब वर्क का प्रोबेबिलिटी दैट इज ए, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए 0.4। पूछा गया है हमसे, पूछा गया है कि दैट बोथ लैब वर्क एंड रिफर टू स्पेशलिस्ट, इसका प्रोबेबिलिटी क्या होगा, मतलब प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी पूछा है, दैट इज ये हमें निकालना है। तो सिंपल सी बात ये है कि दिस क्वेश्चन इज इनकम्प्लीट। क्यों इनकम्प्लीट है, क्योंकि इसमें प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए है, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी नहीं दिया हुआ है। जब तक प्रोबेबिलिटी ऑफ बी नहीं देंगे तब तक हम ये फॉर्मूला नहीं लगा सकते। दैट प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इज प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी। द थिंग इज यहाँ पे क्या होना चाहिए, यहाँ पे देना चाहिए कि प्रोबेबिलिटी ऑफ दिस रिफर टू स्पेशलिस्ट, इसकी प्रोबेबिलिटी 0.3 होनी चाहिए। एक्चुअल क्वेश्चन वो था, लेकिन इसमें एरर होने की वजह से ये क्वेश्चन इनकम्प्लीट हो गया। ठीक है, तो करेक्ट आंसर क्या आएगा, अगर 0.3 दिया होता तो आंसर आता 0.4 प्लस 0.3 माइनस 0.65, 0.7 माइनस 0.65 एंड दैट इज 0.05। तो इसी के हिसाब से आंसर दिया गया है 0.05, ऑप्शन ए। So this was question number 44 which was incomplete, and the next question is question number 45. उनसे पूछा गया है probability that if a person was selected, the chance that he watched none of 3 events during the last year in person थी। तो टोटल हमने अज्यूम किए थे 100 लोग, उनमें से हमें वो लोग हटाने हैं जो एक भी मैच देख रहे हैं, मतलब हमें नंबर ऑफ पीपल जो कि जिम्नास्टिक इंटरसेक्शन बेसबॉल इंटरसेक्शन सॉकर ये वाले लोग हटाने हैं, सॉरी यूनियन वाले लोग हटाने हैं, जिम्नास्टिक्स यूनियन बेसबॉल यूनियन सॉकर ये वाले लोग हटाने हैं डिवाइडेड बाय जिम्नास्टिक, और टोटल कितने लोग हो गए, टोटल हो जाएंगे हमारे पास 100 लोग। सो 1 माइनस ये निकालना पड़ेगा हमें, जिम्नास्टिक यूनियन बेसबॉल यूनियन सॉकर डिवाइडेड बाय 100। तो इसका फॉर्मूला हमें पता है, दैट इज एन ऑफ जी प्लस एन ऑफ बी प्लस एन ऑफ एस माइनस जी इंटरसेक्शन बी माइनस बी इंटरसेक्शन एस माइनस एस इंटरसेक्शन जी प्लस एन जी इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन एस डिवाइडेड बाय 100। यहाँ से कितना आ जाएगा 1 माइनस, या 100 से मल्टीप्लाई करें तो परसेंटेज में आ जाएगा, परसेंटेज आ जाएगा 100 माइनस दिस होल थिंग, तो 28
और ये कितना हो गया हमारे पास 48, 28 प्लस 48, 28 प्लस 8 हो गया 36, 36 प्लस 48 माइनस 36 माइनस 10, 36 कैंसिल हो गया, 48 माइनस 38 तो 100 माइनस 38 कितना आ जाएगा यहाँ से आ जाएगा हमारे पास 62, 62 शुड बी द परसेंटेज। कुछ गड़बड़ तो नहीं हुआ, 38 48 हो गया, 48 प्लस 8 हो गया 36 माइनस 14 माइनस 12 माइनस 10, 14 एंड 12 इज 26, सॉरी दिस 26, तो यहाँ पे बचेगा हमारे पास 48, 100 माइनस 48 हो जाएगा हमारे पास 52, सो 52 शुड बी द करेक्ट आंसर, ऑप्शन डी। तो 52% ऐसे लोग हैं जो कि एक भी गेम नहीं देख रहे हैं, राइट। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज 46। In question number 46, they are saying 5 cards are drawn at random from a pack of 32 cards. The probability that Queen of Hearts was drawn, Queen of Heart निकाला है हमने, उसकी probability क्या होगी? तो Queen of Heart एक ही होता है ना, तो उसकी probability क्या हो जाएगी? एक कार्ड हो गया Queen of Heart, तो बाकी बचे हमारे पास 4 कार्ड और निकालने हैं हमें, उसकी probability हो जाएगी हमारे पास 51c4 divided by 52c5, and if we can write this 51c4 upon 52 by 5 into 51c4, ये कैंसिल हो जाएगा, सो विल गेट 4 अपॉन 50, सॉरी 5 अपॉन 52, सो आंसर बी 5 अपॉन 52। आई होप समझ में आया होगा। क्वेश्चन नंबर 47 में बोला गया है 7 coins are flipped, the probability that getting fewer than 3 heads, 3 से कम हेड आने चाहिए, तो उसकी probability क्या होगी? सो पहला क्या क्या केसेस हो सकते हैं, या तो एक भी हेड ना आए, मतलब 0 हेड्स, या एक हेड आ जाए, या फिर 2 हेड आ जाए। प्रोबेबिलिटी क्या होगी? अगर एक भी हेड नहीं आया तो उसकी प्रोबेबिलिटी हो जाएगी 7c0 1/2 की पावर 7, सातों के साथ टेल आ गए तो उसकी प्रोबेबिलिटी 1/2 की पावर 7, या फिर एक हमारे पास हेड आ गया तो 1/2 की पावर 1 इंटू 1/2 की पावर 6, एक हेड के लिए 6 टेल्स के लिए 7c2 1/2 की पावर 2 इंटू 1/2 की पावर 6, टोटल कितना आंसर आ जाएगा 1/2 की पावर 7, और इधर लास्ट में 5 आएगा, 5 टेल्स 2 हेड्स, टोटल आएगा 1/2 की पावर 7, 7c0 प्लस 7c1 प्लस 7c2, तो नीचे आ जाएगा 128, कितना आएगा 1 प्लस 7 प्लस 21, मतलब ये हो जाएगा हमारे पास 29 अपॉन 128, विच इज ऑप्शन डी। आई होप ये समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 48। So in this question number 48, it is saying the probability that a 3-digit no leading zeros positive integer is divisible by 11। probability बताना है कि 3 डिजिट का नंबर जो है जिसमें लीडिंग जीरो नहीं है वो 11 से डिविजल होगा। तो हम क्या करेंगे, पहले टोटल नंबर्स काउंट कर लेते हैं 3 डिजिट वाले। 3 डिजिट स्टार्ट होता है 100 से एंड इट विल गो टिल 999। कितने नंबर्स हो गए ये टोटल 900, ठीक है 900 नंबर्स हो गए। इनमें से कौन से 11 से डिविजल है वो हमें काउंट करना है। तो टोटल 11 से डिविजल जो होंगे दोज विल बी GIF of 999 by 11 minus GIF of 99 by 11। तो 999 by 11 कितना आ जाएगा हमारे पास 90 अराउंड आ जाएगा, माइनस ये हो जाएगा 9, तो ये कितना आ जाता है 90 पॉइंट समथिंग माइनस 9 इज 81। सो टोटल प्रॉबिलिटी आ जाएगा हमारे पास, ये तो हो गए हमारे 81, कितने नंबर्स हो गए 81 नंबर्स हो गए 9 से डिविजल वाले, टोटल नंबर्स है 900, तो प्रॉबिलिटी आ जाएगा 81 अपॉन 900 which is 9 upon 100। The correct answer is option C। So the next question will be question number 49। Question number 49 में बोला गया है the number lock of a suitcase has 4 wheels each labeled with 10 digits I from 0 to 9। मतलब 4 हमारे पास व्हील है नंबर लॉक खोलने के लिए और सब पे 0 से लेके 9 तक नंबर्स हैं। The lock opens with a sequence of 4 digit with no repeats। जो 4 डिजिट है वो रिपीट नहीं हो सकते।
द प्रोबेबिलिटी ऑफ अ पर्सन गेटिंग द राइट सीक्वेंस टू ओपन द सूटकेस। प्रोबेबिलिटी क्या होगी कि हम सूटकेस ओपन कर लेंगे, तो उसकी प्रोबेबिलिटी होगी 1/। कितने तरीके हैं, पहले व्हील को व्हील पे नंबर सेलेक्ट करने के 10, दूसरे के 9, दूसरे पे 9 तरीके, तीसरे पे 8 और चौथे पे 7। दिस becomes 7 into 8 56 into 9 504 5040। तो आंसर आ जाएगा ऑप्शन बी। तो दिस वाज इजी सम। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 50। सो इस क्वेश्चन में बोला गया है इवेंट्स ई एंड एफ आर सच दैट पी ई कॉम्प्लीमेंट और एफ कॉम्प्लीमेंट। प्रोबेबिलिटी ऑफ, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, प्रोबेबिलिटी ऑफ ई कॉम्प्लीमेंट यूनियन एफ कॉम्प्लीमेंट दिया हुआ है 1/4। प्रोबेबिलिटी ऑफ ई दिया हुआ है 7/8 एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ दिया हुआ है 6/7। तो हमें ई और एफ के बारे में कमेंट करना है कि वो क्या होंगे, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव होंगे, इंडिपेंडेंट होंगे या एग्जॉस्टिव होंगे। तो पहले हम इसको लिख लेते हैं प्रॉपर्टी से, पी ए इंटरसेक्शन एफ का कॉम्प्लीमेंट इज 1/4। तो पी ई इंटरसेक्शन एफ कितना आ जाएगा, दैट विल बी 1 - 1/4। पी इंटरसेक्शन एफ आ गया 3/4। पी ई 7/8 है, पी एफ 6/7 है, तो पी ई इंटू पी एफ विल बी इक्वल टू 3/4। ये दोनों इक्वल आ गए, मतलब प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ। इसका मतलब ये क्या हो गया, इंडिपेंडेंट इवेंट हो गए। तो इंडिपेंडेंट इवेंट ऑप्शन सी इज द करेक्ट वन। दिस वाज आल्सो वेरी इजी क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 50। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 51। हेलो एवरीवन, द क्वेश्चन नंबर 51 says that a natural number x is randomly selected from the set of first 100 natural numbers. The probability that it will satisfy the inequation x plus 100 by x is greater than 50। तो हमें ऐसे x के वैल्यूज निकालने हैं जो इस इनइक्वलिटी को सेटिस्फाई करेंगे, और फिर हमें प्रोबेबिलिटी बताना है कि आउट ऑफ 100 नेचुरल नंबर्स 1 to 100 कितने x इसको सेटिस्फाई करते हैं। सो फर्स्ट ऑफ ऑल लेट्स ट्राई टू सॉल्व दिस इक्वेशन। x plus 100 by x is greater than 50. We can say x square minus 50x plus 100 will be greater than 0. When I try to make perfect square, so I'll say x square minus 50x। परफेक्ट स्क्वायर बनाने के लिए कोफिशिएंट ऑफ x का आधा करेंगे, 50 का हाफ 25, 25 का स्क्वायर होगा 625। we'll add 625 and we'll subtract 625, that should be greater than 0। we'll get x minus 25 का whole square minus 525 is greater than 0। this implies we can say x minus 25 का whole square minus root of 525 का whole square should be greater than 0। अब रूट ऑफ 525 का वैल्यू 22 पॉइंट समथिंग होता है, सो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं x minus 25 minus root of 525 into x minus 25 plus root of 525 greater than 0। नंबर लाइन ड्रॉ करते हैं, so this is 25 minus root of 525 and this is 25 plus root of 525 plus minus plus। हमें पॉजिटिव चाहिए, सो x बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर्स लेने हैं, तो 1 से स्टार्ट करेंगे। 1 से 25 माइनस रूट ऑफ 525 यूनियन 25 प्लस 5 अंडर रूट ऑफ 525 से 100। नाउ इफ वी काउंट द नंबर्स, ये रूट ऑफ 525 है 22.9, तो मतलब 23, 24 और 25 इसको हम काउंट कर सकते हैं। ठीक, सॉरी 25 माइनस ये हो गया हमारा 22.9 समथिंग। सो अगर हम 25 में से 22.9 सब्ट्रैक्ट करेंगे, सो कितना बचेगा मेरे पास 3 पॉइंट समथिंग। तो इसका मतलब हम क्या क्या काउंट कर सकते हैं, एक्स का वैल्यू 1 2 3, और यहाँ पे ये कहाँ से स्टार्ट होगा 22 प्लस 25 मतलब 47 पॉइंट समथिंग, मतलब 48 से शुरू करेंगे, 48 49 ऐसे करके 100 तक। नाउ इफ वी काउंट टोटल नंबर्स,
सो ये 50 हो गया और ये 51। सो टोटल नंबर्स कितने हो जाएंगे हमारे पास? सो 25 में से हमने 22.9 हटाया था, सो विल गेट 2.1। सॉरी, ये 3 काउंट नहीं होगा, विल गेट 2 ओनली। सो हमारे पास टोटल नंबर्स कितने आएंगे? 51 से लेके 100 तक 50 हो गए, और ये 5 नंबर्स और काउंट हो गए, तो टोटल नंबर्स हो गए 55। वी हैव 55 नेचुरल नंबर्स जो इस एक्स के वैल्यूज को सेटिस्फाई कर रहे हैं। तो प्रोबेबिलिटी हो जाएगा 55/100। total probability is 55/100. So if we check the answer, 55/100, option D is the correct answer, right? So I hope समझ में आया होगा ये. Next question is question number 52. So hello viewers. In this question number 52, it says 100 management students who read at least one of 3 business magazines are surveyed to study the readership pattern. It is found that 80 read Business India, 50 read Business World, and 30 read Business Today. 5 students read all 3 magazines. A student was selected randomly, and the probability that he reads exactly 2 magazines. तो पहले हम वेन डायग्राम बना देते हैं, और वेन डायग्राम में हम 3 सेट्स बना रहे हैं, एक बिजनेस इंडिया वाला, एक बिजनेस वर्ल्ड वाला, और एक बिजनेस टुडे वाला. दिस इज लेट्स से बिजनेस इंडिया, बिजनेस वर्ल्ड एंड बिजनेस टुडे. अब बिजनेस इंडिया में हमारे पास 80 स्टूडेंट्स हैं, बिजनेस वर्ल्ड में we have 50 students, and business today वाले 30 students. now 5 ऐसे students हैं जो तीनों हमारे पास तीनों स्टडी कर रहे हैं, right? they are studying all three. so ये हमारे हो गए 5 students, और X स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो एग्जैक्टली वर्ल्ड और इंडिया रीड करते हैं, Y स्टूडेंट्स टुडे एंड वर्ल्ड रीड करते हैं, और Z स्टूडेंट्स इंडिया एंड टुडे रीड करते हैं. तो हमें प्रोबेबिलिटी निकालना है. एक ऐसा स्टूडेंट सेलेक्ट किया जो कि सिर्फ 2 मैगजीन पढ़ रहे हैं, उसकी प्रोबेबिलिटी हो जाएगी x plus y plus z divided by 100. टोटल 100 स्टूडेंट्स हैं. अगर मैं यूनियन की बात करूँ, इंडिया यूनियन, वर्ल्ड यूनियन, टुडे, so that will be the number of students will be number of students who reads India, Union, World, Union, Today minus India intersection World minus World intersection Today minus India intersection Today plus number of students who read India intersection World intersection Today. So I can say 100 is equal to 80 plus 50 plus 30 minus India intersection women, sorry, India intersection world will be x plus 5, world intersection today will be y plus 5, and India intersection today will be z plus 5 plus 5. You can see दो पढ़ने वाले हैं x plus 5, y plus 5 और z plus 5, और सिर्फ 3 पढ़ने वाले 5 हैं, तो 5 हो गया. तो यहाँ से अगर हम x plus y plus z का वैल्यू निकालें तो मैं आता है 50. x plus y plus z का वैल्यू आता है 50. तो प्रोबेबिलिटी कितना हो जाएगा? प्रोबेबिलिटी विल बी 50/100 and that is 1/2. The correct answer will be probability equal to half. Option B, right? तो आई होप समझ में आया होगा. Next question is, so question number 53 says a number is selected at random from the set of all 5 digit numbers in which the number sum of digits is 43, then chance that the number is divisible by 11 will be. तो हमें एक नंबर लेना है जिसमें सम ऑफ डिजिट जो है 43 होना चाहिए. सम ऑफ डिजिट्स जो है 43 होना चाहिए. लेट्स से नंबर इज लुकिंग लाइक दिस a b c d e. तो a plus b plus c plus d plus e should be इक्वल टू 43. तो अगर 43 देखा जाए, अगर मैं सबसे बड़ा नंबर ले लूँ ए बी सी डी ई को, सबसे बड़ा डिजिट विच इज 9, तो 9 into 5 45 आता है. अगर मैं सबको 9 ले लेता तो 45 आता. मतलब मुझे 43 लाने के लिए 2 को सब्ट्रैक्ट करना है, किसी भी एक डिजिट से, या तो 2 या 2 डिजिट से 1 सब्ट्रैक्ट करना है. तो हम क्या कर सकते हैं कि मैं 3 डिजिट्स को 9 9 9 8 और 8 ले लूँ, या फिर 9 9 9 9 और 7 ले लूँ. किसी एक डिजिट में से 2 सब्ट्रैक्ट कर दिया, या किसी दोनों डिजिट्स में से
ये 1 सब्ट्रैक्ट कर दिया, तो इनका सम क्या आ जाएगा 43 आ जाएगा। नाउ हमें ये बताना है कि चांस क्या होगा कि वो जो नंबर है दैट इज डिविजिबल बाय 11। पहले टोटल नंबर्स काउंट कर लेते हैं। सो 88999 को अरेंज करके टोटल नंबर्स बनेंगे 5 फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल 3 फैक्टोरियल मतलब 10, और इनको अरेंज करके नंबर्स बनेंगे 5 फैक्टोरियल अपॉन 4 फैक्टोरियल इंटू 1 फैक्टोरियल मतलब 5। तो टोटल नंबर्स बनेंगे हमारे पास 50। टोटल नंबर्स बनेंगे हमारे पास 50। अब हमें ऐसे नंबर्स काउंट करने हैं जो 11 से डिविजिबल हो। 11 से डिविजिबल होने के लिए क्या होना चाहिए? Sum of digits at the even places minus sum of digits at odd places should be divisible by 11। मतलब यहाँ पे जैसे मैंने ए बी सी डी दिया, तो a प्लस सी प्लस ई में से अगर मैं b प्लस डी सब्ट्रैक्ट करूँ तो वो e से डिविजिबल होना चाहिए, 11 से डिविजिबल होना चाहिए। तो क्या कर सकते हैं हम इस केस के लिए? अगर मैं यहाँ पे देखूँ 99988 इस वाले केस में 99988 इनको ऐसे अरेंज करूँ कि 11 से डिविजिबल हो जाए। तो हम क्या करेंगे? 88 को इवन वाले डिजिट में बना देते हैं, 999 को ऑड प्लेसेस पे और 88 को इवन प्लेसेस। तो 8 प्लस 8 का सम 16 और इन सब का सम 27। तो डिफरेंस क्या हो जाएगा? 11 से डिविजिबल हो जाएगा। करेक्ट। एक तरीका तो ये हो गया। दूसरा तरीका क्या है? अगर मैं 7 को काउंट करूँ तो मैं ले सकता हूँ 97999, तो 7 और 9 क्या हो जाएगा? 16 और इन तीनों का सम हो जाएगा 27। तो ये भी करेक्ट। या फिर और क्या हो सकता है कि 99979 मतलब 9 और 7 जो बीच वाले हैं उनका सम फिर से 16 आ गया और ये वाला ऑड वालों का 27 आ गया। तो हमारे पास 3 केसेस ऐसे हैं जिसमें सम जो है डिजिट्स का 11 से डिविजिबल हो जाएगा। तो टोटल प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी? फेवरेबल केसेस मतलब 3 अपॉन टोटल केसेस मतलब 15। तो 1/5 विल बी द प्रोबेबिलिटी, और प्रोबेबिलिटी को अगर मुझे परसेंटेज में कन्वर्ट करना है तो आई विल मल्टीप्लाई बाय 100, सो आई गेट 20%। So the correct answer will be 20%, B option, right? Next question is 54. Question number 54 says that an instrument is being tested upon each trial. The instrument fails with the probability P. After the first failure, the instrument is repaired, and after the second failure, it is considered to be unfit for the operation. The chance that instrument is rejected exactly in the kth trial. तो हम kth ट्रायल तक हम उसको चेक कर रहे हैं और kth ट्रायल में वो अनफिट हो गया। तो यहाँ से हमने फर्स्ट ट्रायल शुरू किया था और kth ट्रायल में वो अनफिट हो गया और फेल होने की प्रोबेबिलिटी है p। इसका मतलब अगर वो फेल हो रहा है तो उसको 2 बार फेल होना पड़ेगा, एक कहीं बीच में और एक लास्ट वाले टाइम, जहाँ पे हम उसको फेल पूरी तरीके से बोल देंगे। सो k से पहले हमने k-1 अटेम्प्ट किए, चेक किया, उनमें से कहीं एक बार ये फेल हो गया। तो उस फेल वाले चांस को मुझे चूज़ करना पड़ेगा k-1 C1 इंटू p तरीके से। वो पहले एक बार फेल हुआ है, बाकी जो प्लेसेस बचे k-2 उन पे वो फेल नहीं हुआ है, सो इसकी प्रोबेबिलिटी हो जाएगी 1 माइनस p की पावर k-2, और जो लास्ट वाला है उसमें वो फेल हुआ है, उसकी प्रोबेबिलिटी p। सो हमारा जो प्रोबेबिलिटी होगी, टोटल प्रोबेबिलिटी विल बी k-1 इंटू p स्क्वायर इंटू 1 माइनस p की पावर k-2। दिस विल बी आवर आंसर। सो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 55। तो क्वेश्चन नंबर 55 में बोला गया है, if your dice are rolled, if your dice are rolled, they show up at least 1 4, then the probability that total score is 12। तो एटलीस्ट एक 4 आने के टोटल वेज क्या होंगे? या तो एक भी टोटल वेज होंगे 6 क्यूब माइनस 5 क्यूब। ये कैसे आया? 6 क्यूब तो टोटल हमारे पास वेज होते हैं जब हम 3 डाइस को थ्रो करेंगे। उनमें से वो केसेस हटा दिए मैंने जब एक भी 4 नहीं आया। तो नीचे वाले जो हमारे टोटल केसेस होंगे दैट विल बी रिप्रेजेंटिंग कि एटलीस्ट एक 4 आए, 6 क्यूब माइनस 5 क्यूब। अब हमें फेवरेबल केसेस निकालने हैं। तो फेवरेबल के लिए हमारे पास 3 डाइस हैं, D1, D2, D3। टोटल 12 आना चाहिए। D1 प्लस D2 प्लस D3 इक्वल टू 12, और कम से कम एक 4 भी आना चाहिए। पहले मैंने 4 फिल किया, सबसे बड़ा नंबर 6 फिल किया, तो यहाँ 2 फिल करना पड़ेगा। 4 फिल किया, 5 फिल किया, तो यहाँ 3 फिल करना पड़ेगा। 4 फिल किया, इधर 4 फिल किया, तो इधर 4 फिल करना। उसके बाद रिपीटेशन शुरू हो जाएगी।
तो टोटल काउंटिंग करते हैं तो इनका हो जाएगा 3 फैक्टोरियल मतलब 6, इनका भी हो जाएगा 3 फैक्टोरियल मतलब 6 और इनको अरेंज करने का एक ही तरीका है, सो 1। तो टोटल प्रोबेबिलिटी आ जाएगी हमारे पास 6 + 6 + 1 is 13, 6 cube minus 5 cube is 91, that is 1/7. The correct answer is option A, 1/7, favorable upon total. Next question is question number 56. So question number 56 में बोला गया है that let f(x) equal to cos x be a real value of x is chosen at random on the interval -12 pi to 10 pi and chance that f(x) equal to 0. ये बहुत ही इजी क्वेश्चन है। हमें ये पता है कि 0 से 2 पाई में f(x) जो है आधे इंटरवल में पॉजिटिव होता है, आधे में नेगेटिव। मतलब फर्स्ट क्वाड्रेंट में और फोर्थ क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होता है और थर्ड और सेकंड में नेगेटिव होता है। तो इसका मतलब आधे क्वाड्रेंट्स में 0 से 2 पाई में आधे मतलब 2 क्वाड्रेंट्स में पॉजिटिव, 2 क्वाड्रेंट्स में नेगेटिव। प्रोबेबिलिटी हो जाएगी हाफ। सिमिलरली ये वाला अगर इंटरवल देखें तो ये 2 पाई का मल्टीपल। इसका मतलब प्रोबेबिलिटी हमेशा क्या रहेगी? हाफ ही रहेगी। चाहे तुम कितना भी मल्टीपल करते जाओ 2 पाई का, प्रोबेबिलिटी विल बी रिमेनिंग सेम हाफ। द करेक्ट आंसर इज हाफ। So the next question is question number 57. तो क्वेश्चन नंबर 57 में बोला गया है fund A contains 9 रेड बॉल्स। तो पहले बैग में 9 रेड बॉल्स हैं और 11 व्हाइट बॉल्स हैं। Similarly, fund B contains 12 red balls and 3 white balls. ठीक है। वन इज रोल टू ए सिंगल फेयर डाई। एक डाई को हम उछाल रहे हैं। If the result is 1 or 2, then one is randomly select ball from fund A and otherwise it selects the from fund B. The probability of obtaining red ball. तो अगर मैंने ए को सेलेक्ट किया तो रेड आने की प्रोबेबिलिटी हो जाएगी 9/20। अगर मैंने ए को सेलेक्ट किया तो प्रोबेबिलिटी हो जाएगी हमारे पास 9/20। लेकिन ए को सेलेक्ट करने के लिए मुझे 1 और 2 आना चाहिए डाइस पे, तो उसकी प्रोबेबिलिटी भी लिखनी पड़ेगी 2/6। अगर मैं बी को सेलेक्ट करना चाहता हूँ तो मेरे पास बाकी के 4 रिमेनिंग नंबर आने चाहिए, तो उसकी प्रोबेबिलिटी हो जाएगी 4/6 और रेड आने की प्रोबेबिलिटी हो जाएगी 12/15। तो इसको निकाल लेते हैं कितना वैल्यू आएगा इस प्रोबेबिलिटी का। 2 से ये कैंसिल हो गया 10 टाइम्स, 3 से ये 3 टाइम्स, 3/20 प्लस ये 2 टाइम्स, ये 3 टाइम्स, ये 4 टाइम्स, 8/50। एलसीएम लेते हैं, नीचे 60 आएगा, ऊपर आएगा हमारे पास 9 प्लस 32 which is 41/60. Option A is the correct answer, 41/60. Next question is question number 50. Question number 58 में बोला गया है two cards are dealt one by one without replacement from a well shuffled pack of 52 cards. That A denotes the event that not more than one face card is drawn, and event B denotes that the second card is not a face. तो हमारे पास टोटल 52 कार्ड्स होते हैं, उनमें से 12 कार्ड्स जो है फेस कार्ड। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए विल बी इक्वल टू P1 will be equal to, I can say, it denotes the event not more than one face card is drawn. या तो एक भी हम फेस कार्ड नहीं निकालेंगे या एक फेस कार्ड निकालेंगे। अगर हम एक भी फेस कार्ड नहीं निकालते तो 2 कार्ड निकालने की प्रोबेबिलिटी हो जाएगी 36C2 अपॉन 52C2 प्लस एक फेस कार्ड निकाला तो उसकी प्रोबेबिलिटी हो जाएगी 12C1 इंटू 36C1 अपॉन सॉरी, अगर हमारे पास टोटल 52 कार्ड्स हैं, 12 फेस कार्ड्स हैं, तो हमारे पास 40 कार्ड्स बचेंगे। सो अगर एक भी हमने फेस कार्ड नहीं निकाला तो 40C2 अपॉन 50C2 प्रोबेबिलिटी हो जाएगी। अगर एक फेस कार्ड निकाला तो एक नॉर्मल कार्ड निकाला 12C1 इंटू 40C1 अपॉन 52। प्रोबेबिलिटी ऑफ P विल बी इक्वल टू P2 एंड विल बी गिवन बाय, इसमें लिखा है कि सेकंड कार्ड फेस कार्ड नहीं होना चाहिए। पहला कार्ड फेस कार्ड हो सकता है, सेकंड नहीं होना चाहिए, या फिर सेकंड भी ना हो और फर्स्ट भी ना हो। सेकंड भी ना हो और फर्स्ट भी ना हो, उसकी प्रोबेबिलिटी हो जाएगी 40C2 अपॉन 50C2 52C2 प्लस पहला वाला फेस कार्ड है, दूसरा वाला नहीं है, उसकी प्रोबेबिलिटी होगी 1/2 ऑफ
12C1 into 40C1 on 52C, बिकॉज यहाँ पे क्या हो रहा है, जब हम 12C1 into 40C1 लिखते हैं तो यहाँ पे दोनों के साथ है कि पहला फेस कार्ड है और दूसरा नहीं है, या फिर पहला नहीं है और दूसरा है, तो उनका हाफ करना पड़ेगा बिकॉज हमें सेकंड का जो है वो फेस कार्ड नहीं चाहिए, उसका हाफ हो जाएगा। तो हमसे पूछा गया P1 अपन P2 के बारे में। If we divide them, 40C2 plus 12C1 into 40C1 upon 40C2 plus 12C1 upon 2 हो जाएगा 6C1 into 40, 40C2 मतलब 40 into 39/2 बोल सकते हैं, 20 into 39, 12 into 40 upon 20 into 39 plus 6 into 40, 20 को बाहर निकाल देते हैं, 39 plus 24 upon 39 plus ये आ जाएगा हमारे पास 63 upon P1, इसे कट हो रहा है 21/17, 17 P1 आ गया 21 P2 के बराबर। इसका मतलब करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन डी। आई होप समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 59। So in question number 59 it says a test is made up of 5 questions. For each question there are 4 possible answers and only one is correct. For every right choice you gain 1 mark, while for each wrong there is a penalty of 1 mark. The probability of getting at least 2 marks answering to every question in random ways. So it means हमें गैस करना है क्वेश्चन को और हमें एटलीस्ट 2 मार्क्स लेके आने हैं और हर एक करेक्ट पे 1 मिलेगा, हर एक रॉन्ग पे -1 मिलेगा। तो हमारे पास 5 क्वेश्चंस है, तो अगर हमें 2 मार्क्स आ रहे हैं तो 2 मार्क्स कैसे आ सकते हैं? 3 क्वेश्चंस में +1 +1 +1 आ जाए और 2 में -1 आ जाए तो हमें टोटल 2 मार्क्स आ जाएंगे। ये 2 मार्क्स के लिए हो गया। 3 मार्क्स कैसे आ सकते हैं? 3 मार्क्स के लिए अगर हमारे 4 करेक्ट है 1 1 1 1 और एक रॉन्ग है तो 3 मार्क्स आ सकते हैं। क्या हमें 4 मार्क्स आ सकते हैं? 4 मार्क्स नहीं आ सकते क्योंकि हमें सारे अटेम्प्ट करने हैं रैंडम वे। तो हमें 5 मार्क्स आ सकते हैं। 5 मार्क्स कैसे आ सकते हैं? जब सारे करेक्ट हो जाए। करेक्ट, तो प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी? प्रोबेबिलिटी हो जाएगी नीचे आएगा 4 की पावर 5, बिकॉज हर एक क्वेश्चन को करने के 4 तरीके हैं, मतलब 4 ऑप्शन है हमारे पास हर क्वेश्चन के लिए, तो इसलिए 4 टू पावर 5 वेज, 4 इंटू 4 इंटू 4 इंटू 4 इंटू ऐसे करके 5 बार। और ऊपर क्या आएगा? देखो ये 5 क्वेश्चन है, अब किस में 1 आ रहा है, किस में -1 आ रहा है, उसके लिए हम अरेंजमेंट कर सकते हैं। तो पहले वाला जो अरेंजमेंट है 2 मार्क्स के लिए वो होगा 5 फैक्टोरियल अपॉन 3 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल। दूसरा वाला जो अरेंजमेंट होगा दैट विल बी 5 फैक्टोरियल अपॉन 4 फैक्टोरियल 1 फैक्टोरियल। और जो तीसरा अरेंजमेंट होगा दैट विल बी 5 फैक्टोरियल अपॉन 5 फैक्टोरियल। यहाँ से आ जाएगा 10 प्लस 5 प्लस 1 अपॉन 4 टू पावर 5, मतलब 16 अपॉन 4 की पावर 5, मतलब 1 अपॉन 4 क्यूब, मतलब 1 अपॉन 64। करेक्ट आंसर शुड बी 1 upon 64, B option. The next question is question number 60. In question number 60, it is saying that I draws alternatively a fair coin or fair die until I either toss a head or throws the face 2. If I toss the coin first, then the probability that I throw the face 2 before I toss a head. तो कहने का मतलब ये है कि पहले हम कॉइन उछाल रहे हैं, उसके बाद हम डाई फेंक रहे हैं, तो हमें प्रॉबिलिटी बतानी है कि हमें ये प्रॉबिलिटी बतानी है कि पहले 2 वाला फेस आएगा, ठीक है, और हेड नहीं आएगा, पहले 2 वाला फेस आएगा और वहाँ तक वो रुक जाएगा। जैसे ही 2 वाला फेस आएगा वो रुक जाएगा, ठीक है, तो उसकी प्रॉबिलिटी बतानी है। तो क्या हो सकता है कि पहले बार में ही फेस 2 आ जाए, जैसे डाई को फेंका और 2 आ जाए, या फिर दूसरे बार में आए, पहले कॉइन फेंका फिर डाई फिर कॉइन, फिर दूसरी बार में डाई में वो आ जाए फेस 2 वाला। तो ऐसे चलता रहेगा। तो प्रॉबिलिटी कैसे निकालेंगे कि पहले कॉइन में हमारा टेल आया, हेड तो आ नहीं सकता, अगर हेड आएगा तो हम रुक जाएंगे, और डाइस पे 2 आया और हम रुक गए। देन फिर हमने कॉइन टॉस किया, टेल आया,
डाइस हमने थ्रो किया, 2 नहीं आया, 2 नहीं आया तो 2 डैश लिख दिया इधर मैंने। फिर कॉइन टॉस किया तो टेल आया, और फिर डाई फेंका तो 2 आ गया। ये ऐसे चलता जाएगा। तो कॉइन पे टेल आने की प्रोबेबिलिटी होती है 1/2, और डाइस पे 2 आने की प्रोबेबिलिटी हो जाएगी 1/6, प्लस कॉइन पे टेल आने की प्रोबेबिलिटी 1/2, और डाइस पे 2 नहीं आने की प्रोबेबिलिटी 5/6, कॉइन पे टेल आने की प्रोबेबिलिटी 1/2, और डाइस पे 2 आने की प्रोबेबिलिटी 1/6। अगली बार क्या होगा, यहाँ पे टेल आएगा, 2 नहीं आएगा, टेल आएगा, 2 नहीं आएगा, और फिर टेल आएगा और फिर 2 आ जाएगा। मतलब 1/2 इंटू 5/6 इंटू 1/2 इंटू 5/6 इंटू 1/2 इंटू 1/6, ऐसे ये इनफाइनाइट जीपी बन जाएगा। तो दिस विल बी द प्रोबेबिलिटी। अब ये जो प्रोबेबिलिटी है ये इनफाइनाइट जीपी है। इसका फर्स्ट टर्म है 1/2 इंटू 1/6, और कॉमन रेशियो है 1/2 इंटू 5/6। ए अपॉन 1 माइनस आर का हमने फॉर्मूला लगाया है, तो हमने इसमें इनफाइनाइट जीपी का सम लगाया है। ए इज 1/2 इंटू 1/6 एंड कॉमन रेशियो इज 1/2 इंटू 5/6। क्या आ जाएगा, 1/12 अपॉन 1 माइनस 5/12, हो जाएगा 1/12 अपॉन 7/12, दिस बिकम्स 1/7। तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर। आई होप ये समझ में आया होगा, राइट। थैंक यू।